आप सभी लोग पिछले क्लास में देखे, आज आपको स्वामी दयानंद सरस्वती की बात, विवेकानंद जी की बात, ये दोनों बात आपका कंप्लीट की। पिछले क्लास में आप देख चुके थे, जिसमें हम लोग देखे भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत या आधुनिक भारत के पिता जिनको कहते हैं राजा राम मोहन राय, उनकी बात भी हमने सुनी। अब एक इंपॉर्टेंट बात देखें, भारतीय समाज में जो कुरीतियां व्याप्त थी, उन कुरीतियों को हटाने के लिए तरह तरह के अभ्यास किए गए, बहुत सारे संस्थान बनाए गए, कई भारतीय धीरे धीरे एक्टिव हुए। लोगों ने समझा कि इसमें बाकी सभी लोगों का सहयोग इसमें चाहिए। और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि यह संस्था की स्थापना कब हुई और संस्थापक कौन थे, तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। तो बच्चे अभी देख रहे प्रार्थना समाज कर रहे हैं, तो पहले हम प्रार्थना समाज ही करते हैं। देखिए, आपका एक संस्था है जिसका नाम है प्रार्थना समाज। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है प्रार्थना समाज से, हम लोग उसकी बात करें। देखिए, प्रार्थना समाज में आपको ध्यान रखना है कि यह भी एक ऐसा संस्था है जो भारत के राजनीतिक की जगह सामाजिक और धार्मिक सुधार पर बल है। भारतीय समाज में जो कुरीतियां व्याप्त है उसी को दूर करने का प्रयास प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज आपको ध्यान रखना है कि मेन संस्थापक कौन है। कोई बच्चे लिख रहे नहीं दिख रहे हैं, बताओ फिगर क्या है, लिख दो एक बार। फिगर देख पा रहे हो सब? चलिए ओके, एक दो बच्चे देखो अपना समस्या उसको शेयर नहीं करोगे तो फिर सारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। चलिए बढ़िया है, याद लीजिए। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं उनसे आपसे पूछा जाए तो देखो, प्रार्थना समाज में मेन कहा जाता है कि उस समय जो मेन व्यक्ति है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जिनका नाम आप देखे थे, आपको बताया था कि ब्रह्म समाज से भी जो है जुड़े हुए हैं। और केशव चंद्र सेन जब महाराष्ट्र में गए तो ये 1867 ईस्वी में इन्हीं से प्रभावित होकर एक व्यक्ति हैं आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ये मेन व्यक्ति, आत्माराम पांडुरंग केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में। फिर यह समाज का उद्देश्य वही है, समाज में जो कुप्रथा है, चाहे वो बाल विवाह हो, प्रजा प्रथा हो, सती प्रथा हो, उन सभी विधवाओं की व्यवस्था हो, उन्हीं में सुधार लाने की अच्छी कोशिश। और इसी में आपको ध्यान रखना है कि आत्माराम पांडुरंग जब तक रहे तो इतना बहुत ज्यादा फेमस प्रार्थना समाज नहीं हुआ। एक व्यक्ति इसमें और ऐड हुआ और उनके ऐड होते ही महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा प्रार्थना समाज फेमस हुआ। और ये व्यक्ति थे महादेव गोविंद रानाडे। ये मेन व्यक्ति हैं महादेव गोविंद रानाडे। देखिए, ये सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं और इन्हीं से मेन आपको क्वेश्चन पूछा जाए। महादेव गोविंद रानाडे ये मेन व्यक्ति, इनसे क्यों क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्योंकि महादेव गोविंद रानाडे जो है ये महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा फेमस थे। ये पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पिता कहलाते हैं। इसके अलावे आपको मेन पूछा जा सकता है कि पश्चिम भारत के सुकरात किसको कहते हैं, तो महादेव गोविंद रानाडे को ही कहते हैं। पश्चिम भारत या महाराष्ट्र के सुकरात कहिए, पश्चिम भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पिता कहिए, ये सब महादेव गोविंद रानाडे को इसलिए जाता है। और इसीलिए आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इनका में लग गया, ये महाराष्ट्र या पश्चिम भारत के सुकरात के नाम से जाने जाते हैं, या इन्हीं का दूसरा नाम हमने अभी बताया कि ये पश्चिम भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि पश्चिम भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत महादेव गोविंद रानाडे को कहते हैं। और महादेव गोविंद रानाडे के जुटने के बाद तब प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में बहुत बढ़िया रन लाया, बहुत बढ़िया काम किया। इसीलिए कई बार क्वेश्चन तीन तरह से आपको आता है। सुकरात ने यूरोप में धर्म को चलाए थे और अंतिम में उनको जहर दे दिया गया, मार दिया गया। इसलिए धर्म के सुधार के क्षेत्र में जैसे सुकरात काम किए, सेम उसी तरह से महादेव गोविंद रानाडे ने काम किया। सुकरात पहला व्यक्ति है विश्व लेवल पर जो धर्म के लिए मेन काम किया। उसी प्रकार से यहाँ पश्चिम भारत में सुकरात के जैसा काम करने वाले कौन है? महादेव गोविंद रानाडे। और इसमें आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, प्रार्थना समाज के आपको पूछा जाएगा कि इनकी प्रेरणा से हुआ, तो केशव चंद्र सेन। इसकी स्थापना कब हुई? 1867। इसमें संस्थापक कौन? आत्माराम पांडुरंग। बाद में इसमें कौन जुड़े? महादेव गोविंद रानाडे। इन्हीं को महाराष्ट्र या पश्चिम भारत के सुकरात या पश्चिम भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कहते हैं। ये प्रार्थना समाज से आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद तब एक में अगला हम लोग चले, एक समाज की बात करें, सामाजिक सुधार में बहुत इंपॉर्टेंट है सत्यशोधक समाज। देखो, आपको एक अच्छा प्रश्न पूछा जाएगा, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है और सत्यशोधक समाज क्यों बनाया? तो आपको बिल्कुल सही आंसर आपको बता रहे हैं, सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे। ज्योतिबा फुले, बहुत बढ़िया। और सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? बिल्कुल सही आंसर है 1873 में, और इसकी स्थापना भी महाराष्ट्र में। देखो, एक बात इंपॉर्टेंट आपको समझाएं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये जो सत्यशोधक समाज देख रहे हो, यह सामाजिक क्षेत्र में सुधार, छुआछूत के क्षेत्र में सुधार, उसके लिए ज्योतिबा फुले के द्वारा इसकी स्थापना की। जैसा कि आप जानते हो, फूल लगा हुआ है, सब लोग पहले फूल का ही व्यापार करते हैं, लेकिन इन समाज में जो छुआछूत देखे कि इसको नहीं छुओ, उसको नहीं छुओ, इससे ज्योतिबा फुले बड़ा दुखी। और ज्योतिबा फुले ने कहा कि जो शिक्षित है वही ब्राह्मण है, ब्राह्मण कोई जाति विशेष से श्रेष्ठ नहीं होगा, योग्यता से श्रेष्ठ निर्धारित होगा। और ये खुद ज्योतिबा फुले पढ़े उस जमाने में 1873 में ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठाई। ब्राह्मण अलग है, ब्राह्मणवाद अलग है। ब्राह्मण एक जाति है और ब्राह्मणवाद एक सोच है, जिस सोच के अनुसार से पढ़े या नहीं पढ़े हमारी जाति श्रेष्ठ होती है। ये चीज को ब्राह्मणवाद के नाम से हम लोग जानते हैं। और उस जमाने में ज्योतिबा फुले ने आवाज उठाया कि गलत गलत होता है। और आप जानते हो कि ज्योतिबा फुले की जो पत्नी है वो महिला शिक्षा के लिए सबसे पहले प्रयास की। आप जल्दी बताओ, ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम क्या था? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, सावित्री बाई फुले, बहुत बढ़िया। देखो, तो सावित्री बाई फुले जो देख रहे हो, ये सावित्री बाई फुले एक पहली महिला है जो उस जमाने में महिला शिक्षा के लिए प्रयासरत हुई, खुद पढ़ी लिखी और खुद महिलाओं के लिए बालिका का विद्यालय खोली। और दोनों हस्बैंड वाइफ समाज के सुधार में बहुत शानदार प्रयास उन्होंने किया। किस समाज के द्वारा? सत्यशोधक समाज के द्वारा।
तो अब इसमें हम लोग जरा ध्यान दीजिए, सत्यशोधक समाज, मेरी पत्नी और इनका नाम, बच्चे का नाम कोई कहीं नहीं पूछता है सर। अब इसमें इसके बाद हम लोग चले, अगला संस्था है देव समाज। जल्दी से सभी बच्चे बताओ, देव समाज के संस्थापक कौन थे? जल्दी से आंसर दीजिए, देव समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। अग्निहोत्री, हिमांशु जी सबसे पहले सही आंसर दिए, शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री। आपको कभी नहीं क्वेश्चन आएगा कि बताओ देव समाज के संस्थापक कौन थे, तो शिव नारायण अग्निहोत्री। कब देव समाज की स्थापना हुई? तो इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में हुआ। देव समाज की स्थापना कब हुई? 1887 ईस्वी में। संस्थापक कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री। सेम इसका भी वही काम है, समाज में जो भी कुरीति है, जो पिछले क्लास में बताए थे, उसी चीज को दूर करने के लिए देव समाज की स्थापना। अगला नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम आप सभी लोग सुने हैं, थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी, देखो ये एक विदेशी संस्था है। थियोसोफिकल सोसाइटी का निर्माण विदेश में हुआ है, दूसरे देश में हुआ है। लेकिन आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि दूसरे देश में निर्माण हुआ है किस लिए? भारतीय धर्म के पक्ष में। और आप जानते हो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में। एक व्यक्ति है, नाम आप सुने होंगे, कर्नल ऑलकॉट। कर्नल ऑलकॉट एक कर्नल है, और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई, भारतीय धर्म की विशेषताओं को बताने। एक ईश्वर है, ऐसे हम लोग का समाज होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। एक कर्नल ऑलकॉट भारतीय समाज में सुधार के लिए अमेरिका में थियोसोफिकल सोसाइटी का निर्माण, और अमेरिका में ही सब चीज चला रहे थे। बाद में 1875 के बाद इन्होंने 1882 ईस्वी में मद्रास में एक जगह, नाम आप सुने होंगे, अडियार। सबसे पहला संस्था यही दक्षिण भारत में अडियार, मद्रास में। और मद्रास में 1882 में एक खुले संस्था थियोसोफिकल सोसाइटी आया। और इंडिया का बताओ जल्दी से किनको दिया गया मेल कि आप संभालिए? जल्दी बताइए। ये तो कर्नल ऑलकॉट अमेरिका में है, इंडिया में अडियार, मद्रास में इसका ब्रांच आया। एनी बेसेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया। ऐसे अभी एनी बेसेंट से पहले हैं मैडम ब्लादिवस्की, मैडम ब्लादिवस्की। तो मैडम ब्लादिवस्की जो देख रहे हो, ये ब्लादिवस्की अभी मद्रास में चला। बाद में 1882 के बाद 1889 में एनी बेसेंट भी आप जानते हो भारतीय नहीं है, ये भी एक आयरलैंड की महिला है। एनी बेसेंट के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखोगे कि एनी बेसेंट भी आयरलैंड की महिला है। और आयरलैंड की जो महिला एनी बेसेंट है, ये 1889 में सदस्य बनते हैं। और 1893 में आप पिछले क्लास में पढ़े विवेकानंद का जो आपने बात सुना कि जो शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ, तो 1893 में एनी बेसेंट अमेरिका की शिकागो गई। और शिकागो के बाद जब एनी बेसेंट 93 के बाद भारत आए, तो उसके बाद मैडम ब्लादिवस्की का जब निधन हो गया, तो यही एनी बेसेंट भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का पूरा संचालन किए। कैसे चलेगा, क्या होगा, ये पूरा देखभाल करने में बाद में एनी बेसेंट की भूमिका सबसे प्रमुख हो गई। तो देखो इंपॉर्टेंट यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आता है। पहला आपसे पूछा जाएगा कि शिकागो के सम्मेलन 1883 में, शिकागो 1893, तो 1893 में शिकागो का सम्मेलन, वो 1893 में शिकागो में है। और शिकागो सम्मेलन में कौन भाग लिए? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की ओर से एनी बेसेंट ही भाग। और एनी बेसेंट आपको ध्यान रखना है कि भारत में कितना बढ़िया नाम कमाया कि आप जानते हो कांग्रेस में भी इनको बनाया जाएगा। हाँ, डेट याद करने की जरूरत नहीं है, डेट कहीं भी आपको इस में दिया प्राय बहुत अच्छे संस्था का पूछेगा, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, 1828, 1875, वो सब का आपको एकदम नॉर्मल में याद है। बाकी इनका चूंकि एकदम एक ध्यान रखना कि शिकागो के पहले के सदस्य बने, उसके पहले अडियार में आया, इंडिया में स्थापना, न्यूयॉर्क में इसका हुआ। और इसके बाद हम लोग जरा ध्यान दीजिए, कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी, बिल्कुल एनी बेसेंट आप देखें कि भारत में काफी अच्छा नाम किया। चलिए थियोसोफिकल सोसाइटी के बाद अगला नंबर हम लोग देख लें, राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग, देखो नाम सही है सत्संग, सत्संग का मतलब है अच्छा संग। तो अच्छे संगति के लिए राधा स्वामी सत्संग करके एक संगठन बनाया। इस संगठन में लोग आइए, अपना घर द्वार बिना छोड़े पारिवारिक जीवन जीते हुए आप आध्यात्मिक लाभ ले सकते हैं। इसके लिए राधा स्वामी सत्संग बनाया। जल्दी बोलो, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? देखो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में शिवदयाल सिंह ने की। शिवदयाल सिंह, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब लिख रहे हैं, और अच्छा नाम है, अच्छा साहब लिखा। शिवदयाल साहब एक राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। शिवदयाल साहब बिल्कुल सही है। तो अब क्या, तो इसमें हम लोग देखें कि अलग अलग संस्था बना, हर संस्था का एक ही उद्देश्य है, भारतीय समाज में जो व्याप्त कुरीति है उस कुरीति को कैसे दूर किया। और इन सभी लोग के प्रयास से हम लोग देखेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो अधिनियम है, प्रायः अधिनियम से ही एक क्वेश्चन आता है जो आप सभी को एकदम याद होना चाहिए। जैसे सामाजिक सुधार अधिनियम एक नजर में आपको किया हुआ है, नवजात कन्याओं की हत्या संबंधी अधिनियम। लड़की जन्म लेगी उसका हत्या कर दिया जाता था, पहले तो कोई केस नहीं होता था। तो 1795 में सर जॉन सोर एक गवर्नर जनरल है, और सर जॉन सोर ने एक नियम लाया कि नवजात कन्या की हत्या करने पर रोक लगाए, साधारण हत्या के बराबर अपराध हो सकता है। मतलब अगर कोई कन्या जन्म लेती है और उसको कोई मार देता है, तो उस पर भी उसी प्रकार मर्डर केस चलेगा जैसे बड़े व्यक्तियों में चलाया जाता है। तो आपको क्वेश्चन क्या देगा? क्वेश्चन देगा कि नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक किसने लगाया? तो आंसर सर जॉन सोर। कब लगाया? तो 1795। दोनों आपको एकदम याद होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है शिशु वध पर प्रतिबंध, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिशु वध पर प्रतिबंध कब लगा? तो 1795 से 1804 में। ये भी सर जॉन सोर और लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। और इसमें भी सेम कंडीशन रहा कि शिशु का भी हत्या पर हत्या का ही करना चले। दो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवजात कन्या, शिशु वध, सर जॉन सोर ने दिमाग में सेट कर। अगला ये तो सबको मालूम है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो ये सब लोग पढ़े हो कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। एक अभी हम लोग पिछले क्लास में देख चुके। यह एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बताओ दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? क्वेश्चन देगा कि भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया?
तो आपको ध्यान रखना है कि भारत पर दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 में लॉर्ड एलन बेरो ने लगाया। लॉर्ड एलन बेरो, एकदम दिमाग में सेट रखना, ये दासता को प्रतिबंधित किया कि मनुष्य को दास नहीं रख सकता। तो ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो लॉर्ड एलन बेरो। कब लगाया? 1843 में। अगला नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हिंदू विधवा पुनर्विवाह ये अधिनियम कब आया? तो आप जानते हो 1857 से पहले 56 में ही लॉर्ड केली ने विधवा पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान किया था। और इसके लिए एक व्यक्ति का नाम भी आता है, भारतीय व्यक्ति, जिनके प्रयास से यह संभव हो पाया। और वो सभी लोग जानते हो, ईश्वर चंद विद्यासागर। बिल्कुल सही आंसर है। ईश्वर चंद जैसे यहाँ पे आप जानते हो राजा राम मोहन है, वैसे ही यहाँ पे है ईश्वर चंद विद्यासागर। इन्हीं के प्रयास से हिंदू विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम 1856 में लॉर्ड केली ने लाया। अगला नंबर देखो, सिविल मैरिज एक्ट 1872 में आया। ये सिविल मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय आया और इसमें अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी कि एक जात दूसरे जात से विवाह कर रहा है तो उसको भी वही मान्यता है जो समान जात में, और इसी को हम लोग सिविल मैरिज एक्ट के नाम से जानते हैं, जो अंग्रेज ने पारित किया 1872। पहले विवाह के लिए लड़कियों की उम्र का निर्धारण, लड़कों की उम्र का निर्धारण नहीं था, और इसी के लिए सादा अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सादा अधिनियम का तात्पर्य किससे है? तो बाल विवाह। एज ऑफ कंसेंट एक्ट इससे संबंधित है, तो एज लिखा हुआ है तो बाल विवाह। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट तो कम पूछता है, सादा अधिनियम कई बार परीक्षा में पूछे। तो आप ध्यान रखना कि सादा अधिनियम कब आया? 1930 में, ईवी के समय, और लड़कियों के विवाह के लिए 14 वर्ष न्यूनतम आयु निर्धारित है। सादा अधिनियम का संबंध हो गया, आपको ध्यान रखना है कि बाल विवाह पर रोक से सादा अधिनियम का संबंध। और अंग्रेजों में लॉर्ड इरविन ने 1930 में एक अधिनियम लाया कि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 साल है और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 साल। उसके पहले कोई न्यूनतम आयु फिक्स नहीं था। 1891 में 12 साल एज ऑफ कंसेंट एक्ट लड़कियों के विवाह का निर्धारित किया। तो आपको मेन क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो यही आएगा कि बताओ बाल विवाह से कौन संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है कि सादा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित। इसके बाद है हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम। संपत्ति में हिंदू महिला का भी वहां अधिकार होगा। ये लॉर्ड लेजिस्लेटिव के द्वारा आया कि हिंदू महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा। 1937 में ये अधिनियम बनाया। तो ये देखो, जो अभी एक जगह आपको किया है, यहाँ से कई बार डायरेक्ट सीधा सीधा आपको क्वेश्चन पूछा जाए। तो हम उम्मीद करते हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार की आपका कंप्लीट हो गया। आराम से इस पर आप वर्क कर सकते हो। अब अगले क्लास कल से हम लोग कंप्लीट शुरू करेंगे नए सिस्टम, जिसका नाम होगा गांधी योग। गांधी से शुरुआत करेंगे और वहां गांधी से लेकर के और हम लोग सीधा सीधा 1947 तक की बात करेंगे। फिर विश्लेषण इसका चलेगा और तब मॉडल का टेस्ट लगातार आपका होता है। हम लोग 8 तारीख से आपका ऑफलाइन क्लास भी शुरू करेंगे। जो भी बच्चे ऑफलाइन में पढ़ रहे थे, 8 अगस्त से ऑफलाइन क्लास की शुरुआत हो जाएगी। और ऑफलाइन क्लास के साथ ही 8 अगस्त से आपका बिहार स्पेशल की शुरुआत करेंगे, करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। ये दोनों ऑफलाइन के साथ और फिजिक्स ये लगातार आपका चलते रहेगा। तो इसीलिए आपका आराम से 7 के पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका स्टार्ट कर दिया गया है। बायोलॉजी आप लोग का स्टार्ट हुआ है। बायोलॉजी टीचर भी काफी बढ़िया, धीरे धीरे काफी एंजॉय करेंगे बायोलॉजी में। बायोलॉजी भी बहुत ही बढ़िया शानदार आपका होगा। बिल्कुल आपके लिए द बेस्ट जो इंडिया का हो सकता है। इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, उसके लिए वो व्यक्ति दिल्ली में हो, जहाँ हो, हम बिल्कुल प्रयास करते हैं वो व्यक्ति कहीं हो तो आज उनसे लाभ ले सकें। विद्या एजुकेशन में बिल्कुल हम कोशिश करते हैं, उसमें कहीं कोई कम्प्रोमाइज नहीं है कि बायोलॉजी पर हो गया किसी तरह हो, आपको बिल्कुल बहुत शानदार लगेगा कि सब बहुत बढ़िया इसमें हुआ है। तो आज जस्ट उनका जो हमको बोले थे प्रीवियस जो ये का क्वेश्चन है ट्राई लेंगे। दूसरी बात है, आज फर्स्ट डिजिटल बोर्ड वगैरह पे क्लास दी, इसलिए थोड़ा सा रूटीन में हम देखे के लिए पाएंगे या नहीं हो सकता, टेक्निकल पॉइंट इसलिए नहीं दी। और नहीं तो रूटीन आप लोग का ऐसे 5 तारीख तक, फिर 6 अगस्त से रूटीन चेंज हो जाएगा। फिर 6 अगस्त से ऑफलाइन क्लास पटना में शुरू होने जा रहा है। और इसीलिए 6 अगस्त से ऑफलाइन क्लास जो शुरू होगा तो उसमें आपका पुराना वाला टाइम हो जाएगा 5 से 7। ये हमारा चलेगा। इसमें 2 चीज चलेगा, एक बिहार स्पेशल और दूसरा नंबर आपका इस समय लेके चलेंगे फिजिक्स। बिहार स्पेशल और फिजिक्स ये 2 चीज आपका इस समय शुरू हो जाएगा। और 7 बजे से फिर जैसे बायोलॉजी चल रहा है 7 से 8, सवा 8 तक, 8:30 तक ये बायोलॉजी हो जाएगा। तो ये आपका 6 अगस्त से भी रूटीन यहाँ पे चला जाएगा। मॉडर्न क्लास इधर आपका लगातार चलेगा और 5-6 के आसपास में लगभग खत्म हो जाएगा। इसलिए मॉडर्न आपका लगभग निकल जाएगा। इसलिए कहीं कोई नहीं कि मॉडर्न सर मॉडर्न यहाँ से गांधीवादी शुरू होगा 5 तक मॉडर्न हम कोशिश करेंगे कि मॉडर्न आपका लगभग निकल जाए। 1-2 क्लास रहेगा भी तो ये आपका अलग से अपना चला जाए। एक बच्चे पूछ रहे हैं इवनिंग या मॉर्निंग कितना बुद्धि करना है, तो किसी की तैयारी कर रहे हो। ऑफलाइन क्लास लिखा हुआ है तो तुमको खुद समझना होगा कि मॉर्निंग होगा या इवनिंग होगा। चलिए इसके बाद ध्यान दीजिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी और तमाम जो भी है धीरे धीरे आपका जो बचा हुआ वही तो चलना है। तो इसलिए आपका पूरे सेशन की चलते चला जाए। बाकी जो रूटीन है इसमें रूटीन अभी जो आपका चल रहा है सुबह आपका 7 बजे से सवा 7 बजे से प्रतिदिन आपका चल रहा है ज्योग्राफी। ये सुबह आपका चलता है 7 सवा 7 वो अपना डेली आप कर ही रहोगे। इसके बाद ये भी चेंज हो जाएगा, वो ऑफलाइन जब शुरू होगा तो सर ऑफलाइन के साथ पढ़ाएंगे, इसलिए मॉडल आपका बदलेगा। शाम के समय आप लोग का जो है 5:30 से 7 बजे तक की प्रतिदिन आपका इकोनॉमिक्स चल रहा है। अभी आप लोग का डेली इकोनॉमिक्स हो रहा होगा 5:30 से 7। इसके बाद 7 से 8, सवा 8 तक की प्रतिदिन आपका होगा बायोलॉजी। 8, 20, 25, 30 भी हो सकता है। इसे 9, सवा 9 तक की आपका अभी चलेगा मॉडर्निस्ट। एक के बाद मॉडर्न का टाइम थोड़ा सा बढ़ा देंगे और आपका यही चीज लगातार आपका क्लास चलते रहे। तो इसीलिए आपका बायोलॉजी बिल्कुल एकदम 0 से शुरू होगा। कल से बायोलॉजी का सिलेबस लिखा जाएगा। ये कहीं नहीं है कि आप आरती मैडम से पढ़े हो, फलाना से पढ़े हो, बिल्कुल 0 लेवल से एकदम शुरू होगा और 0 लेवल तक जाएगा। तो इसलिए आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी कि हाँ बायोलॉजी में हमको ये दिक्कत है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। करंट अफेयर 1 तारीख से करेंगे तो वो मॉर्निंग शिफ्ट में ही रहेगा। करंट अफेयर को 1 या 2 से रूटीन जब डालेंगे तो वो मॉर्निंग शिफ्ट में ही लगातार चलते चला जाएगा। इसलिए आपका अभी जो विषय है बस इन 4 पे आप ध्यान दो, इसको बचाते जाओ। तो चलिए अब आपका बिल्कुल इसमें ध्यान रखना है कि रूटीन नहीं भी कुछ डालेंगे तो आपका लगभग यही रूटीन है, नहीं भी डालेंगे तो रूटीन कंटिन्यू। अगर कोई इसमें नहीं होगा तो वहां उसका सूचना दे दिया जाएगा कि क्लास नहीं हो। तो चलिए अब आपको बिल्कुल सूचना संबंधी जो वर्क था ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम लोग आगे का शुरुआत करें। ध्यान दीजिए, अब इसमें बहुत बढ़िया से आज हम लोग शुरू करेंगे और ये शुरू होगा आपका फेज जिसका नाम है गांधीवादी युग। गांधी युग, गांधी के बारे में हम लोग में अब शुरू करेंगे। बाकी पॉलिटिकलिटी क्या लिखते रहते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में लगभग आपका एग्जाम होगा। 4 महीना बैठ के क्या करेंगे हम? आपको 3 घंटा 4 घंटा क्लास होगा तो सभी से थोड़ा ऐसा कि बिहार से शुरू करेंगे तो 4 महीना चले। उसी बीच में जितना भी विषय तुम बैठ के सोच रहे हो पॉलिटिक्स वगैरह बस बैठ इसी में निकले। 4 महीना आपके पास जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है कहो तो बस अगस्त में सिलेबस खत्म कर देते हैं, फिर हम अपना क्रैश कोर्स शुरू करेंगे। तुमको ज्यादा परेशानी लगेगा तो हमको तो पैसा लेना आसान है, अगस्त में सभी वीडियो डाल करके खत्म। उसके बाद बस यहाँ से क्रैश कोर्स शुरू, हम अपना फिर नया पैसा वसूल करें, दिमाग में सही हो जाए।
तो इसलिए ज्यादा हड़बड़ हड़बड़ करोगे तो हमको लगेगा कि वो जल्दी जल्दी है, हमको कुछ नहीं करना है। ये बायोलॉजी टीचर को होल्ड में डाल देंगे, बायोलॉजी हो ही चुका है, कहेंगे फिर से नया बैच ज्वाइन करो, अपना 2 4 500 1000 2000 फिर लेंगे, और फिर उसके बाद नया बैच शुरू कर देंगे, फिर सब चीज हो जाए। तो इसलिए आराम से हम लोग खुद समझ रहे हैं कि कभी एग्जाम होगा, कब कहाँ क्या होगा। तुम बैठ के परेशान मत, पीटी में क्या पढ़ना, मेंस में उतना पढ़ना है जो हम लोग को जब आया तो तुरंत सब चीज खत्म हो। आज तुम देखो यूट्यूब पर डाला है कि हमें कैसे मेंस वाले बच्चे क्या दो, तो उन लोग को पूरा पढ़ना था जो कंप्लीट हो। अब तुम लोग को कहाँ क्या पढ़ना, तुम लोग को तो जहाँ आदमी चल जाएगा बढ़िया से 4 घंटा पढ़ाएगा, बस खत्म होना शुरू हो जाएगा, 1 महीना में पूरी चीज खत्म हो। तो इसलिए इसमें नहीं पॉलिटिक्स दोबारा हम सबको रुके हुए हैं कि पॉलिटिक्स ऑफलाइन के साथ, ऑफलाइन में पढ़ोगे क्लास में बच्चे होंगे, उनके साथ इंटरेक्शन होगा, वो अलग बात होगी, तो उसमें आपको ज्यादा क्लास में इंटरेस्ट लगेगा, लाइव भी पढ़ोगे तब। और ऐसे अगर कहेंगे तो फिर क्या होगा, पॉलिटिकल करंट अफेयर बोलेंगे तो वो अपना डेली कोई ना कोई बैच पढ़ाएगा, किसी का टाइप कर देंगे, फटाफट निकलते चला जाएगा। और ज्यादा हड़बड़ाओगे तो करंट अफेयर बैच में पॉलिटिकल खत्म किए हुए हैं, पूरा वीडियो उनका अपलोड कर देंगे, खत्म हो। तो इसलिए उसमें कहीं परेशान मत होइए। हम लोग का परीक्षा मान के चलिए दिसंबर के पहले नहीं होगा, अगस्त में 15 अगस्त से 1 वीक पहले या 1 वीक बाद यही 67 का बीपीएससी नोटिफिकेशन आपका आ गया। 15 अगस्त को नोटिफिकेशन आएगा, अगस्त से लेकर के सितंबर 15 तारीख तक लगभग आपको फॉर्म भरना होगा। उसके बाद बीपीएससी अपनी तैयारी में लग जाएगी, सितंबर अक्टूबर नवंबर लास्ट होते होते वो तैयारी आपके कर लें। और इसीलिए हम लोग एकदम वेल प्लान ढंग से चल रहे हैं कि इसमें अगस्त आ गया तो बिहार स्पेशल एक अच्छा सेक्शन निकाल ले, साइंस को पूरा कंप्लीट कर। बाकी जो इसी बीच में पॉलिटिक्स टीचर आएंगे तो उस बीच में हमारा रूटीन कमेगा, उन लोग को पहले निकलवा ले, हम तुम्हारे साथ लास्ट तक रहेंगे। तो इसलिए हम तुम्हारे साथ लास्ट तक हैं, बीच बीच में जिनका क्लास सब निकलवाते जाए। हमारा हो सकता है बीच में 8 दिन ना हो, 10 दिन ना हो, तो परेशान नहीं हो। हमें अंतिम में जरूरत होगा कि अब 6 घंटा पढ़ाना है तो सब बंद करेंगे, तुम्हारे साथ 6 घंटा रहेंगे। जैसा जरूरत होगा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम केवल ध्यान ये दो जो चल रहा है उसको बढ़िया से मजे में बचा। बाकी जहां परेशान रहने लगेंगे तो समस्या हो जाएगी, फिर परेशान वाले बच्चे को हम सीधा सीधा तुरंत कंप्लीट कर देते हैं कि जाओ खत्म, अब बस रिवाइज करते रहो, ऐसा कहीं हमारा कोर्स कंप्लीट वाला चले लो, निश्चित रहो, पूरा कोर्स खत्म। तो इसलिए उसमें परेशान नहीं होइए, एकदम आराम से चलने दीजिए, ज्यादा बढ़िया हो जाए। चलिए अब इसमें सभी बच्चे ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट पेज आज शुरू करने जा। मॉडर्न हिस्ट्री में समझिए कि रीढ़ कहा जा सकता है गांधी, मॉडर्न हिस्ट्री के रीढ़। कम से कम भी तो हर वर्ष बीपीएससी का क्वेश्चन देखें तो गांधीवादी क्विज से 5 क्वेश्चन निश्चित रहता ही रहता है, यानी 5 क्वेश्चन के लिए तुम लगभग निश्चित हो जाओगे, 1 2 नहीं, मॉडर्न से 5 क्वेश्चन केवल गांधीवादी क्विज से हो। और इसीलिए आज से एकदम सारे बच्चे सीरियस मोड में एकदम मॉडर्न का क्लास करो, क्योंकि इधर जो भी 5-6 दिन तुमको क्लास देंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगा, 5 क्वेश्चन तुम्हारा निकल जाए। बिल्कुल जीरो से ही हम बात शुरू करते हैं, एकदम बेसिक बात से चलते हैं और खूब बढ़िया से ध्यान दें। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो आपको ये 2 बात ध्यान रखना है। देखो 1469 ईस्वी में, बातों को एकदम सुनेंगे, जब जरूरत होगी तब कमेंट्स कीजिएगा, बढ़िया से बात को सुनोगे। 1469 ईस्वी में एक बहुत बड़े महापुरुष का जन्म हुआ है, जिनका नाम आप जानते हो, पढ़े आप चुके हैं। इनका नाम था गुरु नानक। आपको जब गुरु नानक पढ़ाए थे तो उस समय 1469 किए थे, इसमें 400 साल जोड़ दोगे तो 14 4 1869, तो ये महात्मा गांधी का जन्म हो जाएगा। जान करके आपको 2 चीज ऐड कर दे, इससे दोनों दिमाग में तुम्हारा सेट हो जाएगा। गुरु नानक गांधी जी से 400 साल पहले, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है 1469 गुरु नानक, 1869 महात्मा गांधी। और ये दोनों बात आपको ध्यान आ गया तो गांधी जी का जन्म तिथि भी सभी को याद है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाते हैं। 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के, बिल्कुल सभी लोग जानते हैं, पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। तो गुजरात में पोरबंदर में महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ। इनके पिता का नाम क्या था, ये सब बेसिक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो बिल्कुल सही आंसर है पिता का नाम करमचंद गांधी है। पिता का नाम क्या है, करमचंद गांधी। और पिता जो थे वो पेशे से दीवान थे, इसी पोरबंदर के दीवान थे। दीवान का मतलब आपको बताया था कि 2 तरह की बात थी, एक फौजदारी और एक दीवानी। दीवानी का मतलब जो पैसे वसूली का काम करते थे उनको दीवान कहा जाता था, और दीवान का मतलब पैसा वसूल करने वाला पद। तो एक पैसा वसूल करने वाला पद है राजा के लिए, तो इसमें ऊपरी आमदनी भी अच्छी खासी हो जाया करती थी। तो करमचंद गांधी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, पैसे की कोई कमी नहीं। क्यों कमी नहीं है, क्योंकि पिता ही इनके दीवान है। और दीवान का मतलब ही समझ गया बिल्कुल आजकल जैसे टैक्स ऑफिसर समझ सकते हो, पैसा जमा करने वाला को ही दीवान कहते हैं। और इसके बाद हम लोग ध्यान दें कि इनके माता का नाम आपसे पूछा जाता है, जल्दी बताओ गांधी जी के माता का नाम क्या था, जल्दी बताइए। पुतलीबाई, वेरी गुड। तो इनके माता का नाम क्या हो गया, पुतलीबाई, बहुत ही सुंदर। देखो उस समय क्या थे, बाल विवाह और उस समय बहुपत्नी विवाह दोनों का प्रचलन था। अमीर व्यक्ति एक से अधिक पत्नियां ही रखते थे, और इसी कारण से करमचंद गांधी की चौथी पत्नी, 4th पत्नी एक पुतलीबाई थी। तो चौथी पत्नी पुतलीबाई है, और पुतलीबाई के 4 संतान, 4 बेटे, और उसमें पुतलीबाई 4th पत्नी है, और इन्हीं के 4 संतान हैं। उसमें 4th बेटे का नाम एक महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी चौथी पत्नी भी हो गए और चौथे बेटे हो गए गांधी। कहीं कहीं निबंध वगैरह में लिखना रहता है, जिसमें आपको मान लो जनसंख्या नियंत्रण की नीति सरकार के भी चल रही है कि 2 संतान से ज्यादा नहीं रखना है। तो आप कहीं कहीं अगर मान लो पक्ष में इस बात का नहीं हो तो आप उसमें कह सकते हो कि यदि 2 ही संतान हो तो ऐसा संभव है कि न जाने कितने गांधी का जन्म ही ना हो, क्योंकि गांधी चौथे संतान थे। अगर उस समय भी 2 संतान का नियम रहता तो शायद गांधी जैसे व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ, वैसे ही न जाने कितने संतान का जन्म नहीं होगा। आप उल्टा वाला जो पक्ष है, आपको दोनों पक्ष चलना होता है। तो आपको कई ऐसे पॉइंट्स आएगा जिसमें आपको बिल्कुल पॉइंट्स वहां डाल सकते हो कि भाई देखिए इसमें कई व्यक्ति वहां नहीं आ पाते, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो चलिए अब इसमें ध्यान दीजिए, गांधी जी के 4 पत्नी, सॉरी गांधी जी के जो है इसमें करमचंद गांधी के 4 पत्नी, उसमें चौथी पत्नी है पुतलीबाई, और उससे चौथे बेटे का नाम है महात्मा गांधी। और देखो महात्मा गांधी उस समय बाल विवाह का प्रचलन था। तो बाल विवाह का जब प्रचलन है तो गांधी जी अब पढ़ने जब गए तो विद्यालय में ही इसमें मेन रूप से गांधी जी की विवाह हो गए बहुत कम उम्र में। और गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था, तो गांधी जी के पत्नी का नाम सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, यह नाम है कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी, तो कस्तूरबा गांधी एक गांधी जी की पत्नी। और गांधी जी की जो पत्नी है, गांधी जी का विवाह कितने वर्ष में हुआ है ये मालूम है आपको, विवाह के समय उम्र कितने साल में गांधी जी का विवाह हुआ है, बिल्कुल ज्यादातर बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, 12 13 14 लिख रहे हैं। 13 वर्ष में गांधी जी का विवाह हुआ है। उस समय कस्तूरबा लगभग 14 साल की, कस्तूरबा 14 साल की है, क्योंकि कस्तूरबा गांधी इसका भी जन्म इनका भी 1869 नहीं,
लेकिन कस्तूरबा गांधी का जन्म जो है ये अप्रैल माह में जन्म और गांधी जी का जन्म अक्टूबर माह में, इसीलिए 6 महीना कस्तूरबा गांधी गांधी जी से बड़ी थी। एक बात ध्यान रखना, कस्तूरबा गांधी पत्नी ही बड़ी है गांधी जी से और गांधी जी से 6 महीना कस्तूरबा गांधी बड़ी और सिर्फ 13 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी से विवाह हुआ और विवाह के बाद गांधी जी के भी 4 संतान हुए। बड़ा 4 का संयोग बड़ा बेजोड़ है भाई, चौथी पत्नी, 4 बेटे, उसमें एक चौथा नंबर गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी, विवाह 13 वर्ष की अवस्था में और गांधी जी के 4 बेटे हुए। 4 बेटे में आपसे पूछा जा सकता है सबसे बड़े बेटे का नाम क्या है। आपको गांधी जी के 4 बेटे में बड़ा बेटा का नाम पूछा जा सकता है, तो आपको बड़ा बेटा का नाम क्या है जल्दी बताओ। गांधी जी के 4 बेटे, बिल्कुल देखो कई लोग हैं रामदास। गांधी जी के सबसे बड़े बेटे का नाम है हरिलाल। हरिलाल गांधी जी के सबसे बड़े बेटे, तो हरिलाल गांधी जी के सबसे बड़े बेटे हो गए। हरि के बाद तब है, हरि का नाम क्यों लेते हैं, ताकि घर में मनी आए, तो दूसरा बेटा है मनीलाल। हरि का नाम क्यों, घर में मनी आए, तो इसलिए हरिलाल मनिया। अच्छा कौन हरि का नाम ले सर, कौन हरि का नाम लेके मनी आए, मनी आ रहा है, अरे भाई राम जी का नाम लो, राम जी का दास बन जाओ, तो तीसरा बेटा है रामदास। तीसरा बेटा का नाम रामदास, एकदम देखो सब सीक्वेंस में। राम जी का नाम क्यों ले सर, क्यों ले सर, अरे भाई देवता है भाई देवता, इसलिए देवदास चौथा बेटा है। बस चारों बेटा तुमको ऐसे ही दिमाग में आ गया होगा कि सबसे पहले हरि का नाम हो, किस लिए सर, मनी आएगा, तो हरि लाल मनी लाल। और बताओ मनी आएगा कौन सा सर, हरि का नाम ले, राम का लो, रामदास। राम का क्यों ले सर, अरे भाई देव है वो देव है, तो देवदास। बस हो गया, चारों बेटे का नाम बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, पुत्री नहीं, 4 बेटे हैं, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास, ये गांधी जी के 4 बेटे हो। अच्छा कभी कभी आपसे जो गांधी बड़ा डीप लेवल में पूछता है, गांधी जी कितने वर्ष की अवस्था में पिता बन गए, कितने वर्ष की अवस्था में गांधी जी पिता बन गए। शादी तो उनका गांधी जी का आप देख ही रहोगे, 13 वर्ष में गांधी जी की शादी हो गई, 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी से शादी हुई। तो पहले नंबर के जो बेटा है, ये पहले नंबर के बेटा जो हरिलाल है, ये 1888 में हरिलाल का जन्म। अब बताओ 1888 में इनका जन्म है, तो अब आप लोग इसमें ध्यान दीजिए, बिल्कुल एकदम सही सोच रहे हो, इसमें हम 1869 घटा देंगे तो 19 वर्ष की अवस्था में महात्मा गांधी पहली बार पिता बन गए। तो 19 वर्ष की अवस्था में एक पिता बने और आपको जान के ये सुखद आश्चर्य होगा, जिस वर्ष ये पिता बने उसी वर्ष ये बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए लंदन गए, यानी दोनों ईयर सेम है, दोनों ईयर सेम है। 1888 में पहली बार पिता भी बने और 1888 में ही लंदन भी गए, दोनों बात आपको दिमाग में एकदम बैठा लेना। तो अब गांधी जी के बेसिक इन सभी बातों के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कशन करें, वह है गांधी जी के नाम पर चर्चा। पूरा हम लोग ध्यान से सुने। गांधी जी के नाम की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो देखो आपको बहुत आश्चर्य होगा, गांधी जी के बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था, दूसरा नंबर गांधी जी का पूरा नाम क्या था, दोनों बात हम लोग चलेंगे। तो क्या आप जानते हो गांधी जी के बचपन का नाम क्या था? वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। देखिए कई बच्चे बिल्कुल सही आंसर ध्यान दे रहे हैं, मेनियो, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। गांधी जी के बचपन का नाम था मेनियो। मेनियो गांधी जी के बचपन का नाम, इनको मेनियो मनु, यही मेनियो से ही मनु बना, इसी नाम से लोग बचपन में गांधी जी को बुलाया करते। लेकिन पूरा नाम की बात करें तो उस समय एक फैशन होता था कि नाम में ही पिता का नाम जोड़। जैसे आप एक सिनेमा देखे होंगे कि क्या नाम है आपका, तो अय्यर, अय्यर, तो फिर कहता है मुथुस्वामी अय्यर, फिर है रामा गोपाल, फिर तब मुथुस्वामी अय्यर, फिर उधर से जोड़ता है। ये नाम आप लोग सुने होंगे उस टाइप का। तो गांधी जी का भी उसी टाइप में इनके नाम में ही पिता का नाम जुड़ा हुआ है। देखो सब सिनेमा सबको पूरा याद रहता है, एकदम धमाल धमाल सबको कमाल याद है भाई, वेरी गुड। चलो खैर अब जरा ध्यान दो, इनका नाम भी वही है, मोहनदास। पूरा नाम हो गया मोहनदास करमचंद गांधी। और देखो गांधी जी का पूरा नाम क्या हो गया, मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम है करमचंद गांधी और इसीलिए इनके नाम में ही मोहनदास करमचंद गांधी लगा हुआ है। देखिए लड़का को चिन्ह स्वामी, मतलब स्वामी और विष्णु गोपाल अय्यर, एकदम पूरा नाम बिल्कुल याद आ रहा है। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, तो अब आपको पूरा नाम क्लियर हो गया, मोहनदास करमचंद गांधी, ये इनका नाम, ये आपका क्लियर हो। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, गांधी को महात्मा किसने कहा। इनके कुछ कुछ जो नाम है ना, हम सभी नाम को एक जगह करें और तब आपको लगेगा कि हाँ सर एकदम बहुत बढ़िया, एकदम ध्यान में आते चला जाए। बिल्कुल देखो सही है, सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर चल रहा है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया, तो बिल्कुल सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। आगे आपको पढ़ाएंगे कि कब दिया, तो चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में देखो रविंद्रनाथ टैगोर गांधी जी को महात्मा कहते थे और गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु जी कहते थे। दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती थी। ये जब मिले तो क्या महात्मा जी आइए, तो गांधी जी कहते थे जी गुरु जी बोली। तो बड़ा बढ़िया इसमें है, महात्मा नाम कब दिया, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह। क्यों दिया, क्योंकि गांधी पहली बार ऐसा विधि किए जिसमें अंग्रेजों ने भारतीयों की मांग को माना, त्रिकठिया पद्धति को समाप्त किया। तब रविंद्र बाबू कहे कि भारत को एक महात्मा मिल गया है, बिना मारपीट के काम करवा सकता है। और ये सभी महात्मा की बात हम लोग चलेंगे डिटेल आगे, तो चंपारण सत्याग्रह होगा तो होते चला जाएगा। अभी सभी नाम पर आपको चर्चा करना। गांधी को बापू किसने कहा था, गांधी को बापू किसने कहा था, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। देखो बापू के बारे में ऐसे कई जगह आता है, लेकिन ज्यादातर सही आंसर आपको होगा, गांधी को बापू कहने वाले जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने गांधी को बापू कहा। अगर इसी में रहेगा राष्ट्रपिता, गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा संबोधित किया, तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा। जब सुभाष चंद्र बोस अंडमान निकोबार के रेडियो स्टेशन पे आए तब उन्होंने कहा राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया और राष्ट्रपिता कहने वाले बिल्कुल नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तो सुभाष चंद्र बोस इन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया। बहुत सुंदर। अगला इसी प्रकार से आपको अपने से बताना है, बहुत ही बढ़िया आपके लिए शानदार क्वेश्चन होगा। बताओ गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा, अर्धनग्न फकीर। गांधी जी को नेकेड फकीर के नाम से किसने कहा, बिल्कुल सही आंसर है। दोनों ही, कभी कभी चॉइस में चर्चिल रहेगा तो चर्चिल ही ज्यादा सही आंसर हो, अगर चर्चिल नहीं रहेगा, हो सकता है कहीं नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है फ्रैंक मोरिस। फ्रैंक मोरिस ये आपको बिल्कुल सही आंसर, ये भी कहीं हो सकता है। चॉइस में अगर चर्चिल नहीं रहे तो फ्रैंक मोरिस भी गांधी को अर्धनग्न फकीर के नाम से उसने लिखा। तो चॉइस में अगर दोनों रहे तो ज्यादा सही आंसर चर्चिल हो। और इसके बाद हम लोग चले, गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा, वन मैन बाउंड्री फोर्स, जल्दी से बताओ।
को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? वन मैन बाउंड्री फोर्स का मतलब था कि पूरा बाउंड्री पर घूमने वाला एकमात्र अकेला व्यक्ति फोर्स के रूप में है। और ये तब कहा था जब यहाँ भारत में हिंदू मुस्लिम की दंगा हुई और उस दंगा में सारे लोग कोई नहीं निकल रहे हैं, अकेले गांधी पूरे भारत में घूम रहे थे। और इसी कारण से लॉर्ड माउंटबेटन उस समय वायसराय है, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की इन्होंने उपाधि दी। बहुत बढ़िया। अगला नंबर एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है मलंग बाबा। मलंग का मतलब क्या होता है? मलंग का मतलब होता है धुन के पक्के। तुम में से कई भी बच्चा मलंग बाबा होगा। मलंग बाबा का मतलब एकदम धुन के पक्के, जो सोच लिए करना है, एकदम बीपीएससी करना है तो करना है, तो इसका मतलब तुम मलंग बाबा हो। एकदम मलंग बाबा माने धुन के पक्के बाबा। ऐसा बाबा जो एकदम जो लग गए वो काम करके नहीं छोड़े, तो उसको हम लोग मलंग बाबा कहते हैं। और बिल्कुल सही आंसर है, मलंग बाबा की उपाधि किसने दिया? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, इसने गांधी को मलंग बाबा की उपाधि दिया। तो अब देखो गांधी के जो नामकरण है, बचपन के नाम से लेकर विभिन्न उपाधि, एक जगह आपको यहाँ पे रखना। अब थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो होगा गांधी जी की पढ़ाई की बात। और गांधी जी की पढ़ाई की बात होगी, पढ़ाई के बाद तब हम लोग इसमें फिर गांधी जी को हम लोग पढ़ने के बाद यहाँ लाएंगे। धीरे धीरे एक एक स्टेप पढ़ाते जाए, सारे बच्चे एकदम स्टेप समझते जाओ। धीरे धीरे गांधी की विचारधारा जब समझोगे तब कहोगे कि सर वाकई मजा आ गया, गांधी पढ़ने में तो सोचे नहीं थे, उतना मजा आया। गांधी को हम लोग बहुत बढ़िया से एकदम समझे। देखो पढ़ाई लिखाई की बात अगर करें तो चूंकि आपको बताया था कि गांधी जी के पिता दीवान है और दीवान के कारण इनको पैसे की कोई समस्या नहीं, तो उस समय जो ये रहते थे राजकोट के मेन दीवान थे। तो राजकोट में पहला इंग्लिश स्कूल एक खुला ही था और वह इंग्लिश स्कूल का नाम था अल्फ्रेड हाई स्कूल। देखो पहला स्कूल यही था राजकोट का, अल्फ्रेड हाई स्कूल। और अल्फ्रेड हाई स्कूल ये पहला विद्यालय, कहाँ का विद्यालय? विद्यालय राजकोट गुजरात में। और इसमें ध्यान रखना है, चूंकि ये पहला इंग्लिश स्कूल है, तो पिता चूंकि दीवान है, अंग्रेजों की तरफ से ही पैसे कलेक्ट करते हैं, तो वो अंग्रेजों के ही भक्त हैं और इसीलिए इंग्लिश स्कूल में, अल्फ्रेड हाई स्कूल में गांधी जी का नाम लिखा गया। 11 वर्ष की अवस्था में इन्होंने नाम लिखाया और 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह। जब विवाह हुआ तो उस वर्ष इनकी पढ़ाई छूटी भी। अब जिस समय विवाह हुआ तो बच्चे भाई विवाह हुआ है, 13 वर्ष की अवस्था है, उधर का भी टेंशन में है, तो गांधी जी का बीच में पढ़ाई भी ड्रॉप हुआ। गांधी जी को पढ़ने में आप जैसे तेज भी नहीं थे, पढ़ने में नहीं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। गांधी जी खुद कहते थे कि मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब है, इनका हैंडराइटिंग भी बहुत खराब, कई विषय में भी पकड़ बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे चिंतन इन्होंने बहुत बढ़िया डेवलप जो किया वो चीज में समझ। और फिर हाई स्कूल के बाद तब गांधी जी राजकोट में 10वां तक नाम है हाई स्कूल पढ़ ली। उसके बाद तब ये उच्च शिक्षा प्रदान प्राप्त करने के लिए भावनगर चले गए। गुजरात में ही था भावनगर, और एकमात्र कॉलेज था जिसमें उच्च शिक्षा दिए जाते थे, और वह बिल्कुल सही आपने लिखा है बादल जी, वह था सामल दास कॉलेज। ये देखो सामल दास कॉलेज जो आप लिखे हो, ये सामल दास कॉलेज में कॉलेज की बात होगी, मतलब यहाँ से गांधी जी उच्च शिक्षा प्राप्त की। देखो कभी भी आपको अगर क्वेश्चन आया कि गांधी जी ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ लिया, तो अल्फ्रेड हाई स्कूल में। गांधी जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से लिया, तो सामल दास कॉलेज में। सामल दास कॉलेज कहाँ है, तो भावनगर में। और बाकी जो अल्फ्रेड हाई स्कूल है वो राजकोट। 3 साल पहले चूंकि बीपीएससी 66 में इसीलिए पूछा क्योंकि अल्फ्रेड हाई स्कूल गांधी जी के नाम से वहीं पढ़े थे। अल्फ्रेड ब्रिटिश राजकुमार थे, उन्हीं के नाम पर अल्फ्रेड हाई स्कूल। तो जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो भारत सरकार ने क्या किया, अल्फ्रेड हाई स्कूल का नाम बदल दिया। गांधी जी चूंकि बचपन में यहीं पढ़े थे, तो इसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी ये हाई स्कूल कर दिया, अल्फ्रेड हटा। लेकिन बाद में एक समस्या क्या आई, 2 साल पहले यहाँ 10th क्लास में 60 बच्चे पढ़ रहे थे, और सबसे दुर्भाग्य क्या हुआ, जिस स्कूल में गांधी जी पढ़े राजकोट के उस स्कूल में 60 में एक भी बच्चे पास 10वां नहीं किए। इसके कारण विद्यालय काफी सुर्खियों में आया। ये लीजिए गांधी जी जिस स्कूल में पढ़े वहां 60 बच्चे 10वीं क्लास में थे और एक भी बच्चे पास नहीं किए। इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकता है? तो सरकार जानते हो क्या की? सरकार कही कि नहीं स्कूल होना ही नहीं चाहिए, ये गांधी जी की हमारी स्मृति है, और इसी कारण से अल्फ्रेड हाई स्कूल को बंद कर दिया कि विद्यालय नहीं रहेगा। अब राजकोट का अल्फ्रेड हाई स्कूल अब पढ़ाई नहीं होती है, इसको गांधी जी के नाम से संग्रहालय बना दिया। तो आज के डेट में ऐसा बच्चा लोग फेल किया कि सरकार इस स्कूल को ही बंद करके इसको संग्रहालय म्यूजियम बना दिया कि गांधी जी की स्मृति यहाँ रहे। और इसी कारण से इधर के समय में विद्यालय में बिल्कुल मोदी जी ने ही संग्रहालय में बदल दिया कि ऐसा स्कूल मत रहे जहाँ गांधी जी का नाम बदनाम हो, 60 बच्चे एक भी पास नहीं किए। मोदी जी का काम था संग्रहालय इसको बना। और जब संग्रहालय बनवा दिए तो इधर परीक्षा में 1-2 एग्जाम में हमने देखा ना 66, बल्कि 2 एग्जाम में हमने और देखा कि गांधी जी के विद्यालय के नाम को भी खास फोकस किया। तो अब इसीलिए आपको हमने दोनों बात बताया कि अगर उनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात होगी तो अल्फ्रेड हाई स्कूल, उच्च शिक्षा की बात होगी तो भावनगर के सामल दास कॉलेज, बिल्कुल ध्यान रखें। और सामल दास कॉलेज में अब कहानी पर प्रसन्न सुनिए। इस समय गांधी जी 18 वर्ष के हो चुके थे जब उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री पूरा की, और 18 वर्ष के हुए 1887 में, 69 में इनका जन्म है, इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो 1887 हो। तो 1887 में गांधी जी जब 18 वर्ष के हुए तो सामल दास कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन पढ़ाई कर। हाँ बिल्कुल, अब इसमें बच्चे पूछ रहे हैं बाल विवाह बंद हो गया, मतलब है कि सरकार कह रही है नहीं करिए, कैसे नीतीश जी कहते हैं शराब बंद हो गई। अब आप कहेंगे कि सर शराब बंदी हो गया, सब तो दारू पी के कैसे मर गया? हाँ जी बात समझ गया हूँ, सरकार के अनुसार बंद है। बाकी जिस गार्जियन को लग रहा है कि सरकार पागल है, पीने वाले को लगेगा शराब बंदी नीतीश कुमार, तो क्या कहेगा पीने वाला कि सरकार को ब्रेन है, दारू का तो नहीं पीना चाहिए, इससे बढ़िया कुछ है तो वो तो पिएगा ही पिए। तो अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि शराब बंदी है, फिर भी शराब पी के मर रहा है। दहेज प्रथा बंद है, सरकार कहती है दहेज प्रथा नहीं है, आप खुद ही जान लो कि दहेज का क्या हालचाल। बस वही तरह का वहां भी बाल विवाह था। बात आप समझ गए होंगे कि बाल विवाह बंद है, लेकिन जो लोग अपने को ज्यादा समझदार सरकार से समझ रहे हैं तो बाल विवाह करें। अब बात को आप समझिए, 18 वर्ष की जब इनकी अवस्था होगी, इस समय 1887 हो चुका है। अब इनके पिता सोच रहे हैं कि बेटा को हम लंदन भेजें। उस समय सबसे मेन पढ़ाई होती थी बैरिस्ट्री की पढ़ाई, वकालत की पढ़ाई। आज कैसे तुम बीपीएससी के लिए एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी के लिए एग्जाम दे रहे हो, उस समय वकील से अच्छा कोई पढ़ाई नहीं था। वकील से अच्छा कोई पढ़ाई नहीं था, क्योंकि वकील में 2 व्यक्ति लड़ाई करेगा, 2 व्यक्ति लड़ाई करेगा तो 2 वकील की नौकरी हो जाएगी। जिसका सिर फूटेगा उसका अलग वकील, और जो फोड़ा है उसका अलग वकील, डबल वकील की नौकरी हो गई। इतना बढ़िया रोजगार कहाँ मिलेगा? सोचते हो रोजगार कितना बढ़िया है? किसी का मां के सिर फोड़े हुए हैं तो 2 वकील मुस्कुरा रहा है, बिल्कुल
जमाने में जितने भी बड़े व्यक्ति तुम देखोगे स्वतंत्रता आंदोलन में, सभी वकील है, सभी वकालत से जुड़े। और इसीलिए गांधी जी के पिता बिल्कुल 18 साल में ग्रेजुएशन हो चुका है, शिक्षा का खत्म हो। अब 18 वर्ष के बाद 19वां वर्ष में एक पिता बन गए 1888। तो 1888 में 19 वर्ष की अवस्था में अब इनके पिता बुलाए गांधी जी को पास कि देखो बेटा, 3 बात तुम्हें करना होगा। पूछे कि बोली, तो तुमको हम ठंडे प्रदेश में भेज रहे हैं और ठंडे प्रदेश में मांस मछली और शराब का सेवन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन तुम मुझे एक प्रतिज्ञा करो कि तुम वहां मांस मछली नहीं खाओगे, शराब नहीं पियोगे। गांधी जी जैसे पुत्र कह दिए एकदम, हम एक चलिए आप भेज रहे हैं तो हम ये चीज नहीं करेंगे। दूसरा पिता ने कहा कि देखो तुम्हारी हम शादी विवाह कर दिए, लंदन स्टाइल में लड़कियां बहुत है, जैसे तैसे वहां दूसरी जिंदगी। ऐसा ना हो कि तुम वहां जाके लंदन में अपने पत्नी और अपने बेटों को ही भूल जाओ, तो तुम्हारे बेटा को भी मुझे ही देखना पड़े। तो तुम मुझे एक वचन दो कि तुम लंदन भी रह करके तुम अपनी पत्नी और बेटे को नहीं भूलोगे, उधर की जिंदगी में बहुत ज्यादा नहीं खोगे। और गांधी जी लंदन जाने के पहले, देखो गांधी जी अपना पुस्तक में ये सभी बात लिखी कि जब मैं जा रहा था लंदन तो हमारे पिता ने मुझे शपथ दिलाया और कहा कि इसीलिए हम तुम्हारी शादी भी कम उम्र में कर दिए कि इसको हम लंदन तक भेजेंगे। अगर हम इसका शादी विवाह नहीं करेंगे तो कौन लंदन वाली को उतार के इंडिया ले आएगा और फिर क्या करने लगेगी कि फिर हमारा ही पूरा सिस्टम खराब कर देगी। और इसी कारण गांधी जी बहुत प्रभावित हुए और लंदन जाने के बाद पिता के दिए गए वचनों को उन्होंने ध्यान किया और उन्होंने कहा कि मैं शराब नहीं पिया, मांस मछली का सेवन नहीं किया। और वहां लंदन की लड़कियों पर कभी हमने उस तरह का ध्यान नहीं दिया, मेरी पत्नी और बच्चे थे, इसका ध्यान मुझे हमेशा। और लंदन में गांधी जी 3 साल तक वकालत की पढ़ाई की। तो 19 वर्ष की अवस्था में लंदन गए और लंदन में जो गए तो लंदन में वो कहां पढ़े हैं जल्दी बताओ? यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन। तो लंदन में कहां पढ़े? यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, यही गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई, बैरिस्टर का मतलब वकालत की पढ़ाई की, वकालत की पढ़ाई 3 वर्ष तक की, 3 वर्ष तक की। अब ध्यान दीजिए, लंदन में गांधी जी ध्यान रखोगे 3 साल, वहां 3 साल। और देखो गांधी जी का जितना भी स्कूल है अब सब क्लियर हो गया, बचपन का स्कूल अल्फ्रेड हाई स्कूल, हायर एजुकेशन श्यामल दास कॉलेज और इनके जो बैरिस्टर की डिग्री है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन। लंदन में गांधी जी कितने वर्ष रहे? तो आपको ध्यान रखना है कि लंदन में गांधी जी 3 वर्ष तक रहे। ये 1888 में पिता भी बन गए और 1888 में लंदन भी गए। और 3 साल रहने के बाद 1888 के बाद 89 90 91 में 1891 में गांधी जी वकालत की डिग्री लेकर के भारत वापस आए। देखिए गांधी जी लंदन गए और जो व्यक्ति लंदन गया है समझ ही सकते हो लंदन का कल्चर क्या। और इसीलिए गांधी जी लंदन जाने के बाद वहां से बड़ा प्रभावित हुए, उसके कल्चर को देखिए, उससे भी इनको बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा कि दुनिया अलग भी है, ऐसी दुनिया भी होती है। और अब जरा ध्यान दीजिए, 1891 में गांधी जी वापस आए और उस जमाने में भी जो व्यक्ति लंदन जाता था, पढ़ के आता था तो उसका नाम हो जाता था। और ध्यान दीजिए, 3 साल के खर्चा का पैसा पिता इतने बड़े हैं कि 30 साल भी बेटे को रख सकते हैं दीवान, और सिर्फ टैक्स दरोगा टाइप के हैं, और उनकी काफी कमाई है, इसलिए पैसे की गांधी जी की कोई दिक्कत नहीं। और इसीलिए गांधी जी जब पढ़ के आए तो इंडिया में ही रहे, बिल्कुल वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। वो आप आगे पढ़ोगे, वर्ण व्यवस्था गांधी जी का दूसरा टाइप का है। ये वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था पे है। गांधी का मानना था कि वर्ण व्यवस्था इंडिया का इतना बढ़िया है, उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था उतना ही सही है जितना न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम सही है, एकदम हाई टेक्नोलॉजी से होने जोड़। बाकी मेंस में वर्ण व्यवस्था पे तुम्हारी पूरी दिमाग एकदम खुलेगी कि गांधी जी का क्या सोचा। उन्होंने कहा कि आज जो रोजगार के लिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं भारत में, यही चीज तो लड़ाई झगड़े नहीं थे। हर व्यक्ति का रोजगार उसकी अपनी जाति में वर्ण में ही नहीं है। सोनार है तो उसके सोना का रोजगार एक परमानेंट फिक्स है, लोहार है तो लोहा का उसका रोजगार परमानेंट फिक्स है, कुम्हार है तो उसके मिट्टी का रोजगार उसका परमानेंट फिक्स है। और इसके लिए न किसी वैकेंसी की जरूरत है, न किसी ट्रेनिंग की जरूरत है। उसका बेटा बचपन से उस काम को इतनी बारीकी से देखा है कि उस काम को इतना बढ़िया से अंजाम दे सकता है कि उसको दूसरा व्यक्ति उस काम में उतना अच्छा कभी नहीं कर सकता। तो वहां पे जब इनकी बात आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि नहीं, बिल्कुल इनके कहना एकदम अलग है। और वो चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल अलग से थ्योरी चलेगा, मेंस का पार्ट हो जाएगा। अभी देखो जब गांधी जी वापस आए तो चारों तरफ नाम हुआ कि एक व्यक्ति है बहुत अच्छे, करमचंद गांधी के बेटा मोहनदास, वो लंदन गए हैं और लंदन से वकालत करके आए। तो उस समय गुजरात का ही एक व्यापारी, और वो व्यापारी का नाम है, गुजरात का व्यापारी ये दक्षिण अफ्रीका में डरबन में, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में एक व्यापारी रह रहा है और यह गुजरात के व्यापारी का नाम है दादा अब्दुल्ला। अब दादा अब्दुल्ला एक गुजरात के व्यापारी हैं लेकिन रह रहे हैं दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका के डरबन में रह रहे हैं। 1891 में गांधी जी आए हैं, 92 में इधर उधर अभी इंडिया में ही कुछ काम कर रहे हैं, अभी 92 में इंडिया में ही है कि दादा अब्दुल्ला 1893 मतलब एक ही साल बाद गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका का कहते हैं कि तुम आओ हमारा कुछ केस लड़ो, जो पैसा खर्च होगा देंगे, आने जाने का टिकट तुमको फर्स्ट क्लास ट्रेन में रहे। और गांधी जी को टिकट मिल गया है, दक्षिण अफ्रीका आने का टिकट भेजने वाले एक व्यापारी बिजनेसमैन है दादा अब्दुल्ला। और दादा अब्दुल्ला के दिए हुए टिकट से 1893 में अब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चल दिए। और दक्षिण अफ्रीका की पूरी कहानी, फिर इंडिया वापस आना, और उसके बाद एक कल के क्लास में पूरा मजेदार पेश है। और धीरे धीरे गांधी जी तुम्हारे लिए बड़ा दिलचस्प होते जाएगा, लगने लगेगा कि हाँ एकदम बड़ा शानदार हमारे लिए हो गया, गांधी जी के फेज में हमको कोई समस्या नहीं। तो हम लोग एकदम जीरो लेवल से जो चाहिए गांधी जी को हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से समझने का काम किए, कैसे जन्म है इसको कॉपी भी एकदम बढ़िया से लिख लेना, और तब एक एक फेज जब तुम लिख लोगे तब यहाँ से एकदम पढ़ाई कहाँ की, कैसे गए कैसे आए, और तब अगले दिन गांधी जी को जब दक्षिण अफ्रीका घुमाएंगे लगेगा कि सर बहुत मजा आएगा, एकदम जबरदस्त हो जाए। तो बिल्कुल अगला दिन जबरदस्त लगा होना है, कल का क्लास बड़ा मजेदार रहेगा। तो आज यहीं तक, कल हम लोग आगे चलेंगे। आपका रूटीन भी बढ़ते जा रहा है, 6 तारीख से ऑफलाइन क्लास भी आपका शुरू हो जाएगा, और उसके बाद और मजा आएगा क्योंकि बीच बीच में आपको ऑनलाइन में क्लास की खिलखिलाहट मुस्कुराहट पे सुनाई देते रहेंगे और पढ़ने में आनंद आएगा। बच्चों से काफी दिन मिले हुए भी हो गया, इसलिए 6 तारीख को खोल भी रहा है कि और मजेदार ढंग से क्लास हमारा निकलते चला जाए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप लोग को पढ़ा नहीं लेते तो हमको भी रात में मजा नहीं आता है, अब इसमें आप लोग को पढ़ा लेते हैं तो वैसे हमको लगता है कि